नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज सुंडा जी का जो एमसीक्यू सीरीज है। आज हम लोग इसका 19वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। रोज के तरीके से मैं आज यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन होंगे उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है कि आपके स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। आपका क्वेश्चन सही जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है उसको आपको देखना है, डिटेल में समझना है, जिससे आप एग्जाम में जब जाओ तब आप गलती नहीं करो। इसी तरीके से आपको दसों क्वेश्चन रोक रोक के देखना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। इस तरीके से आप रियल जो एग्जाम में जो जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर सीख पाओगे। अगर आप केवल वीडियो को केवल देखते जाओगे, अगर आप उसको रोक रोक के एनालाइज खुद से नहीं करोगे तो आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मैं यहाँ नया सीख रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका वहाँ दिमाग काम नहीं करेगा। तो आपको इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर भी इसी तरीके से इसको अटेंड करना है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आता है वीडियो को रोको, उसको कायदे से पढ़ो, समझो, एनालाइज करो और फिर आंसर दो। क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है, मैंने बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाया है। तो आप अच्छे से इसको अटेंड करो और अटेंड करके लास्ट में हमें बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको बताओ और बुरा लगे तो उसको भी बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको खरीद के अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको किसी भी एग्जाम में बैठोगे जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार करा दिया जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ है कि हमको एक अभिकथन दिया गया है और इसके बाद उसका कारण दिया गया है। अभिकथन देखते हैं क्या कह रहा है। ज्वार की जो खूंटियां होती हैं, यानी कि जब ज्वार को हम काट लेते हैं तो उसके बाद जो उसके स्टबल बच जाते हैं, मिट्टी के नाइट्रोजन के अस्थायी स्थिरीकरण यानी कि इमोबिलाइजेशन का कारण बनती है, जिससे अगली फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। कह रहा है कि जब हम ज्वार जो होता है, ज्वार की जो फसल होती है, इसको जब हम काटते हैं तो काटने के बाद इस ज्वार की फसल के जो अवशेष पड़े रहते हैं खेतों में, ये क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो उपस्थित नाइट्रोजन होता है इसको इमोबिलाइज करा देते हैं, यानी कि अस्थायी रूप से इमोबिलाइजेशन हो जाता है नाइट्रोजन का, जिससे जो अगली फसल हम ग्रो करते हैं तो उस अगली फसल को नाइट्रोजन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये बात यहाँ पर तो सही करी जा रही है, असर्शन जो हमारा है वो तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आगे जो हमारा असर्शन कह रहा है, सॉरी जो हमारा रीजन कह रहा है, रीजन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सोरगम स्टेबल हैव अ नैरो सी एन रेशियो which accelerate decomposition and depletion soil moisture। कह रहा है soil nitrogen, कह रहा है कि इसमें जब हम सोरगम की खेती करते हैं तो सोरगम की खेती के बाद जो स्टबल बचे होते हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद, इस स्टबल के अंदर जो सीएन रेशियो होता है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा कम होता है। यानी कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो कम होता है। इसी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है बहुत तेज हो जाता है और इसी की वजह से पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, तो ये सीधी सीधी बात ही गलत कही जा रही है, क्योंकि इस तरीके से होता ही नहीं है। होता कैसे है कि जो सोरगम का स्टबल होता है इसके अंदर नैरो नहीं होता है सीएन रेशियो, इसके अंदर सीएन रेशियो होता है वो वाइड सीएन रेशियो पाया जाता है। वाइड सीएन रेशियो यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सीएन रेशियो ज्यादा हो जाता है तो सीएन रेशियो ज्यादा हो जाने की वजह से आसानी से जो इसका स्टबल होता है वो डिकम्पोज नहीं होता। कोई भी चीज है जिसके अंदर सीएन रेशियो ज्यादा होता है, सीएन रेशियो ज्यादा का मतलब जैसे कि अगर 10:1 है तो सही है, 12:1 है तो भी नॉर्मल है, लेकिन अगर 20:1 हो गया या मान लो 40:1 हो गया तो इतना ज्यादा अगर वाइड हो जाएगा, किसी के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जब इतना ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत जल्दी से ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो जो सोरगम का स्टेबल होता है, यानी कि सोरगम की जो खूटियां या इसके जो अवशेष होते हैं,
इसके अंदर बहुत ज़्यादा CN रेशियो होता है। CN रेशियो जो होता है काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से डिकम्पोज़ नहीं होते हैं मिट्टी में। और जब ये डिकम्पोज़ नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सीधे-सीधे ये क्या करेंगे कि अगर डिकम्पोज़ नहीं होंगे तो आगे जो नाइट्रोजन है वो पौधे को मिल नहीं पाएगा, तो नाइट्रोजन अपटेक जो होता है वो पौधे कर नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हमारा ये जो रीज़न है ये गलत हो जाएगा। तो पूरा का पूरा रीज़न ही गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा जो असर्शन है वो तो ट्रू है लेकिन रीज़न फ़ॉल्स है। एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो पाई। आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? मैच द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन विथ देयर कैलकुलेटेड क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिया गया है फसलें और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी दी गई है। आपको क्या करना है कि इसको कायदे से मैच कराना है। अगर आप इसको मैच कराओगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो CRI होता है यानी कि क्रॉप रोटेशन जो इंटेंसिटी होता है ये आखिर होता क्या है? तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप्स नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ YEARS। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन इन क्रॉप क्रॉप रोटेशन और नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन इन क्रॉप रोटेशन। यानी कि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, एक के बाद एक फसल लगाते हैं, तो उस क्रॉप रोटेशन में कुल कितने फसलें हैं और उस फसलों को ग्रो करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है? तब हमारा निकल के आता है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी या क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या कहा, राइस है और पी है। राइस की जो हमारी फसल होती है ये खरीफ सीजन की फसल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो पी होता है ये हमारी रबी सीजन की फसल होती है। तो एक हमने खरीफ की लगाई और एक रबी की सीजन की फसल लगाई। तो टोटल साल कितने हो जाएंगे? टोटल साल हो जाएंगे एक। और फसल कितनी हमने लगाई? तो फसल हमने लगाई दो। इसको कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 200%। 200% इसमें कौन सा है? 200% हमारा दूसरा है। इसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड नट। खरीफ में हमने ग्राउंड नट लगाया, फिर उसके बाद हमने फिर क्या लगाया? रबी का सीजन आया, रबी के सीजन में हमने गेहूं लगाया और फिर शुगर केन लगाया। शुगर केन जो हमने लगाया उसको हमने क्या किया? शुगर केन को हमने कितने साल के लिए लगाया? शुगर केन हमने लगाया 1 साल के लिए। क्यों? रटून अगर नहीं ले रहे हैं, अगर रटून लेते तो यहाँ रटून लिखा होता, शुगर केन और उसके बाद फिर डैश लगा के रटून भी लिखा होता, लेकिन लिखा नहीं है तो हमने क्या मान लिया? 1 साल इसका मान लिया और इसका रबी और खरीफ मिला के 1 साल इसका मान लिया। तो टोटल साल कितने हो गए? टोटल 2 साल हो गए। फसल कितनी हो गई? 3 फसल हो गई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 150। यानी कि ये जो बी है, ये बी हमारा किस पे चला जाएगा? थर्ड पे चला जाएगा। इसके बाद फिर हमारा आता है सी। सी में हम क्या देखते हैं? पैडी है, पोटैटो है, शुगर केन है, अरहर है, व्हीट है। तो पैडी और पोटैटो 1 साल ये हो गया, शुगर केन 1 साल ये हो गया और अरहर और व्हीट ये कितना हो गया? 1 साल का ये हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 फसलें हमने ली हैं। नंबर ऑफ फसल 5 है और नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3 है। इसको हम ऐसे फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा टोटल आएगा 166%। तो हमारा तीसरा जो है फर्स्ट पे चला गया। अब इसको ध्यान से समझते हैं। ए जो है ये सेकंड पे गया है, तो ए सेकंड पे इसमें गया है, इसमें गया है। ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। बी जो है, बी थर्ड पे जा रहा है। तो बी जो हमारा है थर्ड पे जा रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। टू मैनेज सोरगम सिकनेस। अभी मैंने सोरगम सिकनेस का एक क्वेश्चन पूछा था, इसको सोरगम सिकनेस कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर सोरगम सिकनेस हो जाता है तो हमको कौन सा स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हमको अपनाना चाहिए, आपको बताना है। तो जब सोरगम सिकनेस होता है तो हमको क्या करना चाहिए? अप्लाई 25% लेस नाइट्रोजन फॉर सोरगम क्रॉप। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अगर हमारी अगली क्रॉप को नाइट्रोजन मिल ही नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में तो हमको नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तो लेस हो रहा है, तो ये तो बात गलत हो गई। यहाँ पर कह रहा है अप्लाई 20% मोर फॉस्फोरस। यहाँ पर फॉस्फोरस की बात हो रही है तो फॉस्फोरस तो हमको वहाँ कुछ करना ही नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस में तो कोई दिक्कत ही नहीं करता है। सोरगम सिकनेस में जब बीमारी होती है, सोरगम सिकनेस वाली जब समस्या होती है,
अगला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, अप्लाई 25% मोर नाइट्रोजन एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप। यानी कि जब हम सक्सीडिंग क्रॉप लगा रहे हैं अगली क्रॉप, तो अगली क्रॉप लगाते समय हमको 25% मोर नाइट्रोजन डालना चाहिए। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, अप्रूव द सोरगम स्टेबल इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। ये भी हम चीज कर सकते हैं, लेकिन जो ये चीज हम करेंगे, इस चीज को हम तब करेंगे जब हमारे पास पर्याप्त टाइम हो। तो इस ऑप्शन को लगाना हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सोरगम के स्टबल को निकालना, यानी कि सोरगम की जड़ों को निकालना, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। आपके ऑप्शन ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली असंभव है। इसीलिए एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन में ये चीज़ आपकी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आप एक-एक जड़ को खोद के निकाल नहीं सकते ना। आप कितना भी जड़ को खोद के निकालोगे, लेकिन जड़ का कुछ ना कुछ पार्ट पड़ा रह जाएगा और वो इम्मोबिलाइजेशन कराएगा ही। इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, केवल यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हार्वेस्टिंग इंडेक्स। यहाँ पर कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस और हार्वेस्टिंग इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उन तीनों स्टेटमेंट में से कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, समझो और बताओ। कह रहा है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। ये तो हमारी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सोर्स टू सिंक मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मामला यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो किसका होता है, यहाँ पर रेशियो होता है सिंक टू सोर्स होता है, सोर्स टू सिंक नहीं होता है, सिंक टू सोर्स होता है। यानी कि इसमें हम अगर लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंक को ऊपर लिखेंगे हंस में, जिसको अंश कहते हैं, और सोर्स को हंस कह रहा हूँ, सोर्स में, और सोर्स को किस में लिखेंगे, हर में। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में सिंक रहेगा, डिनोमिनेटर में सोर्स रहेगा, और मल्टीप्लाइड में 100 रहेगा। तो हमारा दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं, इन स्पिनाच पालक लीफ एक्ट एज सिंक। कह रहा है कि इसमें जो स्पिनाच में जो पालक होता है, इसमें लीफ जो होता है वो सिंक होता है। तो ये भी बात सही है। अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं कि आखिर ये सिंक और सोर्स या इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड होती क्या है? ध्यान से समझो। जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, लिख रहा हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस वाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। समझ गए? जहाँ पर पौधे के अंदर जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है, उसको हम सिंक बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक? और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बाद जो एनर्जी है, एनर्जी जो है, एनर्जी जहाँ पर स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओह सॉरी, उल्टा हो गया। क्या हो रहा है? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोर्स। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जहाँ पर होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स, और एनर्जी जहाँ पर स्टोर होती है वो होता है हमारा सिंक। अब ध्यान से समझना, पालक के कंडीशन में क्या होता है? पालक के कंडीशन में जो सिंक है वही सोर्स है। यानी कि फोटोसिंथेसिस भी पत्ती में ही होगा, और एनर्जी स्टोर भी कहाँ पर होगा? ये हमारा स्टोर भी होता है पत्तियों के अंदर। तो इसलिए ये पालक के कंडीशन में सही हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, एक मैं एग्जांपल और देता हूँ। मान लेते हैं पोटैटो है। पोटैटो के कंडीशन में जो सोर्स होगा वो क्या होगा? पोटैटो के कंडीशन में जो सोर्स होगा वो क्या होगा? पोटैटो के कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? लीफ में होती है। तो पोटैटो में लीफ होगा क्या? लीफ होगा हमारा सोर्स, और सिंक क्या होगा? सिंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूबर। कौन हो जाएगा? ट्यूबर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये इस तरीके से होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, बोले तो ऑप्शन ए और थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया सिंक और सोर्स क्या होता है। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब जहाँ एनर्जी स्टोर होती है। जहाँ जहाँ एनर्जी
स्टोर होती है। जैसे पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पौधे फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो एनर्जी बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बनाते हैं, उसको कहीं स्टोर करते हैं। तो जहाँ स्टोर कर रहे हैं उसको हम सिंक बोलते हैं। और जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, ये थोड़ा-सा स्पेलिंग कुछ गलत हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण जहाँ पर होता है, जहाँ पर जहाँ पर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सोर्स बोलते हैं। अब इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमारा एग्जाम्पल मान लेते हैं गेहूं ले लेते हैं। किसका? गेहूं ले लेते हैं, व्हीट। गेहूं, गेहूं का जो ग्रेन होगा, गेहूं का क्या होगा? गेहूं का जो दाना होगा वो क्या होगा? गेहूं का दाना हमारा इकोनॉमिक पार्ट होगा। और दाना प्लस भूसा, दाना प्लस जो भूसा होगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा? वो बायोलॉजिकल पार्ट होगा। समझ गए? तो इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल पार्ट होता क्या होता है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इफ द लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, कह रहा है कि अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो इंटरक्रॉपिंग में कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है? 1.1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इंटरक्रॉपिंग जब हम कर रहे हैं, जब हम दो फसलों को एक साथ लगाते हैं तो उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि जब हम इंटरक्रॉपिंग में लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं और लैंड इक्विवेलेंट जो रेशियो है वो हमारा कितना आ रहा है? 1.1 आ रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो आपका तात्पर्य इस तरीके से ऑप्शन में दिए गए हैं। एक तो क्या कह रहा है कि इंटरक्रॉपिंग हैज रिजल्टेड इन ए 10% लॉस इन द यील्ड कंपेयर टू द सोल क्रॉपिंग। कह रहा है कि इंटरक्रॉपिंग में हमको लॉस हो रहा है अगर हम सोल क्रॉपिंग कर रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने गेहूं को और सरसों को, गेहूं और सरसों को अगर अलग अलग हमने ग्रो किया, तो मान लेते हैं 5 किलो गेहूं मिला, 5 किलो सरसों मिला। लेकिन जब हमने इसको एक साथ मिला के ग्रो कर दिया, हमने इसको एक साथ मिला के ग्रो कर दिया, तो हमको 8 किलो ही दोनों मिला। यहाँ पर हमको दोनों मिला के 10 किलो मिल रहा था, यहाँ दोनों मिला के हमको केवल 8 किलो मिल रहा। तो हमारा ये लॉस हो रहा है। यहाँ पर उसे 9 किलो मिलेगा तभी 10% का लॉस होगा। तो इस तरीके का चीज यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये मामला बढ़ रहा है। तो बढ़ने वाला चीज होना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है, तो मिक्सचर गिव 10% मोर यील्ड देन सोन क्रॉपिंग। यहाँ पर कह रहा है कि जो मिक्सचर है, जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमारी जो दोनों फसलें हैं वो 10% ज्यादा यील्ड दे रही हैं। तो यहाँ पर 0.1 यानी कि 10%, एक का 0.1 कितना होता है? 10% होता है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। लेकिन आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं सी भी देख लेते हैं। द सिस्टम रिक्वायर 1.1 हेक्टेयर ऑफ सोल क्रॉप टू प्रोड्यूस द सेम यील्ड। कह रहा है कि अगर हमको एक एक हेक्टेयर में, अगर एक एक हेक्टेयर में मान लेते हैं, एक हेक्टेयर में हमने क्या कर दिया, एक हेक्टेयर में अलग अलग, एक ही हेक्टेयर में अलग अलग हमने खेती करी, हमको 10 किलो मिल गया। तो अगर हमको 10 किलो उत्पादन लेना है और अलग अलग फसल में लेना है, अगर हमने एक साथ बुआई करी है, इसमें ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ, कि अगर मान लेते हैं हमने गेहूं और सरसों की बुआई करी, एक ही खेत में करी, तो 10 किलोग्राम हमको प्रोडक्शन मिल गया। अब कह रहा है कि अगर हमको 10 किलोग्राम प्रोडक्शन अगर अलग अलग लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि इतना इतना आपको ग्रो करना पड़ेगा, जितना दोनों मिला के 1.1 हेक्टेयर एरिया हो जाए, यानी कि 0.1 हेक्टेयर एरिया हमको ज्यादा लगाने पड़ेगा। अरे सीधा सीधा बात यही समझो कि या तो 10% यील्ड बढ़ा लो, या तो फिर आप 10% एरिया बढ़ा लो, तभी आपको बराबर यील्ड मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो दोनों बातें हैं हमारी, ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर हमारी सही हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बी और सी सही हो जाएगा। तो बी और सी जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया है जो हमारा डी है। इसमें ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार अच्छा सा कमेंट जरूर करो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्वेस्टिंग इंडेक्स। कह रहा है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के हिसाब से भी दिए गए हैं, जो कि टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। टेक्स्ट मतलब जो बुक में लिखा गया है उसके हिसाब से मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब इसको ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स और कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स रिप्रेजेंट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो हमारा होता है ये क्या बताता है,
हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमारा बताता है कि पौधे ने कितना फोटोसिंथेसिस किया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, और उसके हिसाब से उतना उसको कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके एक हमको प्रोडक्ट दिया। जैसे सोर्स मान लेते हैं 10 किलोग्राम प्रोड्यूस हुआ, और हमको जो प्रोडक्शन मिला वो 1 किलोग्राम मिला। और एक जगह है जहाँ सोर्स 10 किलोग्राम है लेकिन हमको प्रोडक्शन 2 किलोग्राम मिला। हम किसको बोलेंगे ज़्यादा एफिशिएंट है? हम बोलेंगे इसको, क्योंकि ये 10 किलोग्राम सोर्स में ही 2 किलोग्राम हमको प्रोडक्शन दे रहा है, और ये 10 किलोग्राम सोर्स प्रोड्यूस करके केवल 1 किलोग्राम प्रोडक्शन दे रहा है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमारा किसमें ज़्यादा होगा? जिसमें रेशियो हमारा इस तरीके से हो। तो इस तरीके से जो बात कही जा रही है, ये हमारी पहले में कही जा रही है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से वो फोटोसिंथेसिस को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ कर रहा है। सिंक और जो सोर्स होता है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहा है। तो सिंक और सोर्स अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ होगा तभी हमारा जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ेगा। जैसे आप इसको ध्यान से समझो, अगर हमने इसको फ़ॉर्मूले पे रखा, इसको, तो ये सोर्स हमारा है। तो हमने क्या कर दिया, 1/10 कर दिया। 1/10 हुआ और मल्टीप्लाइड बाय हमने 100 कर दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 10 आया। लेकिन अगर हमने इसको क्या कर दिया, 2/10 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो इसमें क्या आएगा, हमने इसको काट दिया, 10 दूनी 20 आ गया। तो इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमारा कितना आया, जिसका 2 प्रोडक्शन हो रहा था इसका 20 आया, और जिसका 1 प्रोडक्शन हो रहा था इसका 10 आया। तो सीधा-सीधा बताओ फ़ायदा किसमें है? इस वाले में फ़ायदा है ना, तो यही चीज़ तो यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है? दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस इज़ मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एट सोर्स ऑब्लिक सिंक एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी मैंने यहाँ पर लिख के उसको समझा दिया था। तो सिंक और सोर्स होता है, सोर्स और सिंक नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंक ऑब्लिक सोर्स द स्टेम इज द सिंक इन पोटैटो। पोटैटो में जो सिंक होता है वो स्टेम होता है, क्योंकि पोटैटो का जो ट्यूबर है, ट्यूबर एक तरीके का स्टेम होता है और यहीं पर जाकर स्टोर होता है, समझ गए? और जो लीफ होती है पालक की, वो भी एक तरीके का सिंक होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को मैं पीछे एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, तो बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not listed as a benefit of crop rotation? कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्रॉप रोटेशन का बेनिफिट नहीं है, एक एक करके समझते हैं। जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने क्रॉप रोटेशन अपनाया है तो, क्योंकि जब हम अलग अलग क्रॉप लगाते हैं तो अलग अलग क्रॉप की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी अलग-अलग होती है। और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं हमने अपने क्रॉप रोटेशन में दलहनी फसल भी लगा दिया, तो इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इट इंक्रीज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ओवर 300%। ये बात हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंस जब हम क्रॉप रोटेशन लगाएँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300% तक ही बढ़े। कई बार ये नहीं बढ़ती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, हमने एक क्रॉप रोटेशन अपनाया। क्रॉप रोटेशन हमारा कौन-सा था? हमने राइस की खेती कर ली, और राइस के बाद हमने मटर की खेती कर ली। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा 2 फसल आएगी, तो बोले तो 200% हमारा क्रॉपिंग है, हमारा क्रॉप रोटेशन होगा। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो हमारा होगा वो 200% होगा, लेकिन यहाँ तो 300 बोल रहा है, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट कह रहा है। आगे पढ़ लेते हैं और आगे को समझ लेते हैं। आगे जो हमारा बोल रहा है वो कह रहा है कि इट चेक सॉइल इरोजन एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। कह रहा है कि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो इससे सॉइल इरोजन भी रुकता है, और कंजर्वेशन सॉइल मॉइस्चर का कंजर्वेशन भी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं और क्रॉप रोटेशन में दलहनी फसल लगानी होती है, तो दलहनी फसलें क्या होती हैं, सॉइल इरोजन को कम करती हैं और सॉइल का मॉइस्चर जो है उसको भी कवर करने का, रोकने का काम करती हैं। इसके अलावा क्या है, द इंसिडेंट ऑफ हार्मफुल पैथोजन एंड वीड्स कैन बी डैमेज। कई बार कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो केवल एक स्पेसिफिक क्रॉप में उगते हैं। जैसे मान लेते हैं हम फ्लेरिस माइनर है। फ्लेरिस माइनर जो है ये हमारा हमेशा गेहूं में उगता है, तो अगर हमने गेहूं नहीं लगाया तो फ्लेरिस माइनर उगना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमारा फॉल्स स्मट है, फॉल्स स्मट हमारा जो है ये किस में लगता है, ये धान में लगता है।
तो अगर हमने धान की खेती नहीं करी तो फॉल्स स्मट नहीं लगेगा। और इसके बाद जो फॉल्स स्मट के ढेर सारे जो स्पोर्स होंगे जिससे आगे चलकर वो फैलता है, ये सभी हमारा एक समय के बाद खत्म हो जाएँगे। अगर हमने 3-4 साल फसल नहीं लगाई धान की, हमने क्रॉप रोटेशन में दूसरी-दूसरी फसल लगा ली, तो इससे इसके जो स्पोर्स होंगे पैथोजन के वो सभी मर जाएँगे और अगली बार जब हम 2-3 साल बाद धान लगाएँगे, तो हमारी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वाँ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वाँ जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है नेट कल्टीवेटेड एरिया अपॉन टोटल कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो उल्टा दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये टोटल क्रॉप्ड एरिया और नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है इसको समझते हैं। हमारे पास एक किसान है। इस किसान के पास क्या है? 2 हेक्टेयर ज़मीन है। क्या है? इसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। रबी का जब सीज़न आया, तो रबी के सीज़न में इसने गेहूँ की खेती कर ली। ठीक? रबी का जब सीज़न आया, तो इसने 2 हेक्टेयर में गेहूँ की खेती कर ली। इसके बाद जब खरीफ का सीज़न आया, तो खरीफ के सीज़न में इसने फिर से 2 हेक्टेयर धान की खेती कर ली। तो एक बार 2 हेक्टेयर गेहूँ की खेती करी और एक बार 2 हेक्टेयर धान की खेती करी। तो टोटल इसने कितने हेक्टेयर खेती करी? 4 हेक्टेयर। लेकिन इसके पास खेत कितना था? 2 ही हेक्टेयर। तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया 4 हेक्टेयर और नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है? 2 ही हेक्टेयर है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऐसे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 200% आ जाएगा। समझ गए? वही अभी मैंने राइस और पी का आपको एग्जांपल दिया था, वही वाला है। तो इस तरीके से होता है टोटल कल्टीवेटेड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। यहाँ पर कैसा है? नेट कल्टीवेटेड एरिया अपॉन टोटल कल्टीवेटेड। तो ये मामला हमारा गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज नियरली इज नियरली वन इज नियरली हाँ, 135 कह रहा है कि भारत में इस समय पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 135 है। अब अगर आप लोग लेटेस्ट डाटा से पढ़े होंगे और समझे होंगे तो ही आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो इस समय पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है? भारत में इस समय जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है 155.4%। भारत में इस समय क्रॉपिंग इंटेंसिटी 135 नहीं है, 155.4% हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही होगा क्योंकि दोनों के दोनों हमारे ऑप्शन गलत हो जाएँगे। बाकी जो पुरानी बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें 135 लिखा है, कुछ और लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें किसी में 141 लिखा है, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा जो है वो 155.4 है। ये डाटा है कब का? इसको मैं भी बता दे रहा हूँ। ये डाटा 2021-22 का है, इससे लेटेस्ट डाटा हमको देखने को नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है कि 155.4% 21-22 का डाटा है। इससे लेटेस्ट डाटा अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंक एंड सोर्स पेयर ऑफ शुगर बीट। शुगर बीट में कह रहा है कि सिंक और सोर्स का करेक्ट पेयर कौन-सा है? तो शुगर बीट में जो सिंक होता है वो ग्रेन होता है। तो शुगर बीट में तो ग्रेन होता ही नहीं है। शुगर बीट में जो सिंक होता है वो स्टेम होता है। तो ये भी मामला गलत हो गया क्योंकि शुगर बीट में तो स्टेम होता ही नहीं है। सिंक इसमें क्या होता है? रूट होता है, ये बात सही हो गई। सोर्स जो होता है ये लीफ होता है, ये भी बात सही हो गई। सिंक इसमें लीफ होता है, सोर्स इसमें स्टेम होता है, ये बात गलत हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल सही हो गया क्योंकि फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ होता है? पत्तियों में होता है और उसकी एनर्जी जो बनती है वो जाके कहाँ स्टोर होती है? वो रूट में स्टोर होती है। शुगर बीट बोले तो चुकंदर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? Which cropping rotation involves a timeline of 3 years and include अरहर as a component crop? अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाओगे तो आप मान लो कि बिल्कुल बुद्धू हो। क्यों? क्योंकि इसमें रीजनिंग लगाना है, इसमें क्वेश्चन में कुछ मतलब ही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कंपोनेंट क्रॉप में अरहर होनी चाहिए। आप ध्यान से देखो तो इसमें किसी में भी आपको अरहर देखने को नहीं मिलेगा। केवल एक फसल में अरहर देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके जो सुझाव हैं, चाहे पॉजिटिव सुझाव है, चाहे नेगेटिव सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होता है तो सुधार होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप से हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।